लोग मुझे ट्रेन ड्राइवर कह के पुकारते थे। 15 बरस से मेरी जिंदगी एक ही पटरी पे चल रही थी। सुबह अंधेरा खत्म होने से पहले घर से निकलना, इंजन की गरज सुनते ही सफर शुरू करना, सैकड़ों मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना और रात गए थका हारा वापस घर लौटना। यही मेरी दुनिया थी। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वक्त कितनी तेजी से गुजरा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में हर दिन पिछले दिन जैसा ही होता था। सिर्फ तारीख बदलती थी, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता था। मेरे घर में मेरी बीवी और 2 बच्चे थे। मेरी बेटी मुझसे बेहद मानूस थी। वह हर सुबह मेरी वर्दी इस्त्री करके मेरे सामने रख देती और जिद करती कि आज जल्दी वापस आ जाना। हम सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। मेरा बेटा अभी छोटा था, वो हर रोज दरवाजे तक मेरे साथ आता और मेरी उंगली पकड़ के पूछता कि अब्बा, आपकी ट्रेन इतनी लंबी क्यों होती है? क्या आप सब लोगों को ले जाते हैं? मैं हंस देता। वो मासूम भी हंस पड़ता था, मगर मेरी बीवी खामोश रहती। उसकी खामोशी में हमेशा एक शिकायत होती, जिसे मैं हर रोज़ नज़रअंदाज कर देता। वो अक्सर कहती, तुम्हारे बच्चों का बचपन गुजरा है, वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ ट्रेन के लिए वक्त है। कभी दिन की ड्यूटी, कभी रात की ड्यूटी, कभी इजाफी सफ़र। आखिर कब तक? मैं उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहता कि घर का चूल्हा भी तो उसी नौकरी से जलता है। अगर ये नौकरी छोड़ दी तो फिर क्या करूँगा? वो खामोश हो जाती, मगर उसकी आंखों में मुझे हमेशा एक अनजाना सा खौफ दिखाई देता, जैसे वो किसी ऐसे दिन से डरती हो जिसका मुझे अभी एहसास नहीं था। उस दिन भी मैं मामूल के मुताबिक स्टेशन पहुंचा तो प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। कहीं कोई अपने अजीज को रुखसत कर रहा था, कहीं कोई बरसों बाद किसी से मिल रहा था, कहीं बच्चे जिद कर रहे थे, कहीं चाय वाले की आवाज़ गूंज रही थी, कहीं सामान उठाने वाले मुसाफिरों के पीछे भाग रहे थे। उस शोर में भी मुझे हर आवाज़ अलग अलग पहचान में आती थी, क्योंकि बरसों से मेरा यही माहौल था। मैं इंजन की तरफ बढ़ा तो मेरा पुराना कंडक्टर साथी अकरम पहले ही वहाँ मौजूद था। उसने मुझे देखते ही हंस के कहा, आज फिर देर हो गई। अगर मैं ना होता तो ये ट्रेन शायद खुद ही चल पड़ती। मैं भी हंस दिया। अकरम का यही अंदाज था, वो हर मुश्किल को मजाक में उड़ा देता था, शायद इसीलिए सब उसे पसंद करते थे। कुछ ही देर बाद गार्ड भी आ गया। उसे हाथ के इशारे से बताया कि सब तैयार है। हमने मामूल की जांच मुकम्मल की, इंजन की आवाज़ बुलंद हुई और चंद लम्हों बाद ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। हर स्टेशन पर लोग उतरते भी रहे और चढ़ते भी रहे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में तोहफे थे। कोई मजदूरी के लिए जा रहा था, कोई इलाज के लिए, कोई खुश था, कोई परेशान, मगर मेरे लिए ये सब रोज़ का मंजर था। मैं सिर्फ सिग्नल देखता, रफ्तार देखता और पटरी पे नज़र जमाए रखता। शाम ढलते ढलते हमारी ट्रेन आखिरी सफ़र की तरफ बढ़ रही थी। अब मुसाफिरों की तादाद पहले से कम हो चुकी थी। कई डिब्बे तकरीबन खाली हो गए थे। अकरम हस्बे मामूल टिकट चेक करता हुआ वापस आया और मेरे पास खड़ा होकर बोला, अजीब बात है, वह आदमी आज भी मौजूद है। मैंने बेदिली से पूछा, कौन सा आदमी? उसे खिड़की से इशारा किया। मैंने दूर देखा तो एक दरमियानी उम्र का शख्स खिड़की के पास खामोश बैठा था। उसके हाथ में ना कोई बैग था, ना कोई अखबार, ना मोबाइल। वो बस बाहर अंधेरे में दौड़ते हुए दरख्तों को देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने ज़्यादा तवज्जो न दी, मगर अकरम ने फिर कहा, तुमने गौर किया है, ये शख्स पिछले कई महीनों से हर रोज़ इसी ट्रेन में सफ़र करता है और हमेशा आखिरी स्टॉप पे ही उतरता है। मैंने कहा, तो इसमें हैरत की क्या बात है? किसी का घर होगा। अकरम हंस के बोला, घर अगर होता तो वहाँ रोशनी भी होती, लोग भी होते, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पुराना सुनसान स्टेशन है जहाँ शाम के बाद परिंदे भी ज़्यादा देर नहीं रुकते। उसकी बात सुन के मैं चंद लम्हे खामोश रहा, क्योंकि वाकई आखिरी स्टॉप के बाद मीलों तक कोई बस्ती नहीं थी। सिर्फ वीरान मैदान, पुरानी पटरियां और दूर दूर तक खामोशी होती थी। मैंने कई बार वहां ड्यूटी ख़त्म की थी, मगर कभी किसी इंसान को वहां रहते नहीं देखा था। रात गहरी होने लगी। आखिरकार ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गई। मुसाफिर एक एक करके उतरने लगे। कुछ ही लम्हों में पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया। सिर्फ वही शख्स अपनी सीट से आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसे किसी की तरफ देखे बगैर कदम बढ़ाए और खामोशी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। उसके चेहरे पे न खुशी थी, न गम, सिर्फ एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो बरसों से यही रास्ता तय कर रहा हो। मैं नीचे उतरा और मामूल के मुताबिक ज़रूरी कागजाई कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया, मगर मेरी नज़रें बार बार उसी शख्स की तरफ उठ रही थीं। वो प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक गया, चंद लम्हे रुका, फिर अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ ना कोई घर था, न रोशनी, न सड़क और ना ही कोई इंसान। मैंने अकरम से पूछा, क्या तुमने कभी उससे बात की है?
उसे सर हिलाते हुए कहा, कई बार कोशिश की मगर वो सिर्फ मेरी तरफ देखता है और फिर खामोशी से चला जाता है, जैसे उसने कसम खा रखी हो कि कभी किसी से बात नहीं करेगा। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर वो अंधेरे में इस तरह गायब हो गया जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। उस रात जब मैं घर वापस आया तो ना जाने क्यों पहली बार मेरी बेटी की बातें भी जहन से निकल गई थीं और मेरी बीवी की शिकायतें भी। मुझे सिर्फ एक सवाल ही मुसलसल बेचैन कर रहा था, आखिर वो आदमी हर रोज़ उस सुनसान आखिरी स्टॉप पे क्यों उतरता है जहाँ उसके इंतज़ार में कोई इंसान नहीं होता था बल्कि सिर्फ खामोशी होती थी। अगली सुबह जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरी बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ में कागज़ का एक छोटा सा जहाज़ रख दिया। उसने हंस के कहा, बाबा जब भी आपको मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना। मैंने मुस्कुरा के वो जहाज़ जेब में रख लिया मगर मेरी बीवी के चेहरे पे फिर वही खामोशी थी। उसे नाश्ते की प्लेट मेरे सामने रखते हुए कहा, तुमने कल भी बच्चों से वादा किया था कि जल्दी वापस आओगे, लेकिन हमेशा की तरह रात गए आए। आखिर ये नौकरी तुमसे क्या क्या नहीं छीन रही। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, बस कुछ दिन और, हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं कोई आसान ड्यूटी ढूंढ लूंगा। वो कुछ नहीं बोली मगर उसकी आंखें देख के ऐसा लगा जैसे वो मेरे वादे पे यकीन नहीं कर रही थी। उस दिन स्टेशन मामूल से ज़्यादा मसरूफ था। एक दूसरी ट्रेन कई घंटे लेट होने की वजह से सैकड़ों मुसाफिर हमारे प्लेटफॉर्म पर जमा थे। कोई जल्दी में दौड़ रहा था, कोई टिकट खिड़की पे बहस कर रहा था, कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था। मैं उन सब के दरमियान ट्रेन तक पहुंचा तो अकरम पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही वो बोला, आज तुम्हें एक अजीब बात बतानी है। मैंने हंस के कहा, तुम्हारी हर बात ही अजीब होती है। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कल रात उस आदमी का पीछा करने का सोचा था मगर ड्यूटी ख़त्म होते ही स्टेशन मास्टर ने मुझे रोक लिया, वरना शायद आज हमें उसका राज मालूम हो जाता। मैंने पहली बार उसकी बात को संजीदगी से लिया और पूछा, तुम्हें आखिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? अकरम ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि बरसों से मैंने किसी इंसान को इतनी पाबंदी से एक ही सफ़र करते नहीं देखा। ना वो किसी से बात करता है, न किसी से मिलता है, न कभी जल्दी में नज़र आता है, जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसी आखिरी स्टॉप तक महदूद हो। हमारी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि रवानगी का वक्त हो गया। मैंने इंजन आगे बढ़ाया और ट्रेन अपने सफ़र पे निकल पड़ी। रास्ते भर मुसाफिर बदलते रहे और मैं हस्बे मामूल सिर्फ उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मसरूफ़ था। दोपहर के करीब अचानक एक डिब्बे से शोर बुलंद हुआ। अकरम दौड़ता हुआ वहां गया। कुछ ही देर बाद उसने मुझे इतला दी कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। ट्रेन में हर तरफ उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। मुसाफिर भी अपनी अपनी जगह से उठ के तलाश करने लगे। चंद मिनट बाद वही खामोश मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। उसके हाथ साथ वो बच्चा था जिसे वो पिछले डिब्बे से लेके आ रहा था। बच्चे के चेहरे पे आंसू थे मगर उस आदमी ने न उसे डांटा न कुछ कहा, बस खामोशी से उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया। बच्चे की माँ बार बार उसका शुक्रिया अदा करती रही मगर उसने एक लफ्ज़ भी न कहा, सिर्फ हल्का सा सर झुकाया और वापस अपनी नशिस्त पे जाके बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं स्क्रीन से ये सब देख रहा था क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही ट्रेन में कैमरे लगे थे। मेरे दिल में पहली बार उस आदमी के लिए एहतराम पैदा हुआ क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी मगर उसकी खामोशी पहले से भी ज़्यादा पुरस्रार लग रही थी। अकरम वापस आया तो उसने आहिस्ता से कहा, देखा तुमने, अगर वो चाहता तो सबकी तारीफ समेट लेता मगर उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। मैंने जवाब दिया, शायद वो ऐसा ही है। अकरम ने फौरन कहा, नहीं, बात कुछ और है। मैंने ज़िंदगी में बहुत खामोश लोग देखे हैं मगर उस जैसा कभी नहीं। शाम ढलने लगी थी और एक एक करके तमाम स्टेशन पीछे रह गए। आखिर वही आखिरी स्टॉप आ गया जहां हर रोज की तरह चंद ही मुसाफिर बचे थे। सब उतर गए मगर मेरी नज़रें सिर्फ उसी शख्स पे थीं। वो आज भी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, प्लेटफॉर्म पे उतरा और बगैर किसी तरफ देखे सीधा आगे चलने लगा। मैंने इस बार गौर किया, उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था जो पहले मेरी नज़र में नहीं आया था। उसे बहुत एहतियात से पकड़ा हुआ था जैसे उसके अंदर कोई कीमती चीज़ हो मगर चंद लम्हों बाद वो फिर अंधेरे में गुम हो गया। ट्रेन वापस ले जाने की तैयारी शुरू हो गई थी मगर ना जाने क्यों उस रोज़ मेरा दिल अजीब बेचैन था। मैं बार बार उसे कपड़े के थैले के बारे में सोच रहा था। आखिर एक ऐसा इंसान न जो किसी से बात करता है न किसी से मिलता है, वो हर रोज़ उस सुनसान जगह पे क्या लेके जाता है और वह आखिर करता क्या है। अगले चंद दिन ऐसे गुजरे जैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। पहले मैं ट्रेन के हर सफ़र को सिर्फ एक ड्यूटी समझता था मगर अब हर सफ़र के दौरान मेरी नज़रें बार बार उसी खामोश मुसाफिर को तलाश करने लगती थीं।
अजीब बात ये थी कि वो कभी 1 मिनट भी देर से नहीं आता था। ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पे रुकती और चंद लम्हों बाद वो खामोशी से आके हमेशा एक ही डिब्बे में, एक ही खिड़की के पास बैठ जाता। न किसी से रास्ता माँगता, न किसी से बात करता, न कभी इधर-उधर देखता, जैसे उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। उस दिन जब मैं स्टेशन पहुँचा तो प्लेटफ़ॉर्म पे मामूल से ज़्यादा भीड़ थी। एक स्कूल के बच्चे सैर के लिए जा रहे थे। उनकी हँसी मज़ाक से पूरा प्लेटफ़ॉर्म गूंज रहा था। कोई एक-दूसरे को छेड़ रहा था, कोई तस्वीरें बनवा रहा था, कोई अपने उस्ताद के पीछे भाग रहा था। उन मासूम बच्चों को देख के मुझे अपनी बेटी याद आ गई। मैंने जेब से वही कागज़ का जहाज़ निकाला जो उसने चंद रोज़ पहले मुझे दिया था। मैं उसे देखता रहा लेकिन फिर मैंने एहतियात से उसे जेब में रख लिया। ट्रेन ने सफ़र शुरू किया तो बच्चों की आवाज़ें पूरे डिब्बे में गूंज रही थीं। वो सबसे पहले डिब्बे में यानी हमारे करीब बैठे थे। अकरम हंसते हुए मेरे पास आया और बोला, अगर रोज़ ऐसे मुसाफिर मिलें तो सफ़र कितना खुशगवार हो जाएगा। मैंने भी मुस्कुरा के सर हिला दिया मगर मेरी नज़र फिर उसी खामोश आदमी पे जा ठहरी। वो आज भी खिड़की से बाहर देख रहा था मगर इस बार एक छोटा बच्चा खेलते खेलते उसकी सीट तक पहुंच गया। बच्चे के हाथ से खिलौना नीचे गिर गया। बच्चा खिलौना उठाते हुए गिरने ही वाला था कि उस खामोश मुसाफिर ने फ़ौरन उसे सँभाल लिया। उसे खिलौना उठा के बच्चे के हाथ में दिया और आहिस्ता से उसके सर पे हाथ फेरा। फिर हस्बे मामूल खामोशी से खिड़की की तरफ देखने लगा। ये मंज़र देख के मुझे हैरत हुई क्योंकि उसके चेहरे पे पहली बार एक हल्की-सी मुस्कुराहट नज़र आई थी। वो मुस्कुराहट सिर्फ़ एक लम्हे के लिए आई और फिर गायब हो गई। जैसे कभी थी ही नहीं। बच्चे की माँ ने बार-बार उसका शुक्रिया अदा किया मगर उसने हस्बे मामूल कोई जवाब न दिया। दोपहर के करीब ट्रेन एक छोटी-सी स्टेशन पे रुकी तो चंद मिनट का वक़फ़ा मिला। मैं पानी लेने नीचे उतरा तो दूर वही खामोश आदमी भी प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा था। वो चाय वाले से 1 कप चाय लेके खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद आज बात हो जाए। मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब गया और मुस्कुरा के कहा, आप रोज़ हमारे साथ सफ़र करते हैं, कभी अपना नाम ही बता दें। उसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा। उसकी आँखों में अजीब-सी थकन थी, फिर उसने नज़रें झुका लीं और बगैर कुछ कहे चाय का कप वहीं रखा और वापस अपने डिब्बे की तरफ चल दिया। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा रह गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी खामोशी गरूर नहीं बल्कि शायद कोई ऐसा दुःख है जिसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं करना चाहता। मैं वापस ट्रेन में आया तो अकरम ने हँस के पूछा, आखिर बात हुई या फिर हमेशा की तरह खामोश रहा? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अकरम ने लंबी सांस लेके कहा, मैं तो पहले ही कहता था, उस आदमी से बात करना आसान नहीं। सफ़र आगे बढ़ता रहा, शाम ढलने लगी तो बादल आसमान पे छा गए। तेज़ हवा चलने लगी और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे इंजन के शीशे पे मुसलसल गिर रहे थे। सामने पटरी धुंधली होने लगी मगर रफ्तार कम करके हम अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। आखिरी स्टेशन करीब आ गया तो मौसम पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ट्रेन रुकी तो हमेशा की तरह सब मुसाफिर उतर गए मगर वो खामोश आदमी आज भी आहिस्ता-आहिस्ता नीचे उतरा। उसे अपने कपड़े के थैले को मजबूती से पकड़ा हुआ था। बारिश तेज़ थी मगर उसने न छतरी निकाली न किसी छत के नीचे रुका, बल्कि सीधा बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं इंजन की खिड़की से उसे मुसलसल देखता रहा। बारिश के बायस वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था मगर एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने चलते चलते मुड़ के ट्रेन की तरफ देखा हो। फिर अगले ही लम्हे वो बारिश और अंधेरे में इस तरह गुम हो गया जैसे ज़मीन ने उसे अपने अंदर छुपा लिया हो। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी मेरे इंतज़ार में सोफ़े पे ही सो गई। मेरी बीवी ने आहिस्ता से कहा, देखो ये शाम से तुम्हारा इंतज़ार करते-करते यहीं सो गई है। मैंने बेटी को गोद में उठाया तो उसे नींद ही नींद में मेरा हाथ मज़बूती से पकड़ लिया। उस लम्हे ना जाने क्यों मेरे ज़हन में अचानक वो ख़ामोश मुसाफ़िर आ गया जो हर रोज़ किसी अनजानी मंज़िल की तरफ अकेला चला जाता था। और पहली बार मेरे दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि शायद हर ख़ामोश इंसान के पीछे कोई ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने वाला कोई नहीं होता। अगली सुबह मेरी आँख मामूल से पहले खुल गई मगर ना जाने क्यों दिल में एक अजीब-सी बेचैनी थी। मैं कुछ देर सहन में बैठा आसमान को देखता रहा। फिर अंदर आया तो मेरी बेटी पहले ही जाग चुकी थी। उसे खुशी-खुशी मेरी वर्दी उठा के मेरे सामने रखी और बोली, "बाबा आज इतवार है ना, आज तो आप नहीं जाएँगे ना? हम सब बाज़ार जाएँगे, आपने पिछले हफ़्ते भी वादा किया था।" मैं उसके चेहरे पे नज़र डाली तो उसकी आँखों में उम्मीद साफ़ दिखाई दे रही थी। मैंने मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, "हाँ बेटा।" मेरी बात सुन के वो खुशी से उछल पड़ी, मगर मेरी बीवी खामोशी से नाश्ते की तैयारी करती रही। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, "तुम हर बार यही कहते हो, फिर फ़ोन आता है और तुम चले जाते हो।
اب بچے بھی تمہارے وعدوں پہ یقین کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ماحول بدلنے کے لیے ہنسنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر کہیں اس کی بات چپ گئی۔ میں ابھی ناشتہ ختم ہی کر رہا تھا کہ ریلوے دفتر سے فون آ گیا۔ ایک ڈرائیور اچانک بیمار ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اضافی سفر کرنا تھا۔ میرے فون رکھتے ہی میری بیٹی کا چہرہ اتر گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کوئی بات نہیں بابا، شاید اگلے اتوار چلے جائیں گے۔ اس کی آواز میں چھپی مایوسی نے میرے قدم بھاری کر دیے، مگر نوکری سے انکار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے جاتے ہوئے اسے سینے سے لگایا تو اسے وہی کاغذ کا جہاز دوبارہ میری جیب میں ڈال دیا اور بولی، اسے مت کھونا۔ میں نے مسکرا کے سر ہلایا، مگر گھر سے نکلتے وقت پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے گھر سے نہیں بلکہ کسی ادھورے وعدے سے دور جا رہا ہوں۔ اسٹیشن پہنچا تو آج کا منظر روز سے بالکل مختلف تھا۔ پلیٹ فارم رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں ایک نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ پہلی بار سفر پر جا رہی تھی، کہیں ایک بزرگ جوڑا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کہیں چند نوجوان دوست ہنستے ہوئے تصویریں بنا رہے تھے۔ چائے والے کی آوازیں پہلے سے زیادہ بلند تھیں اور بچے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں ان سب کو دیکھتا ہوا انجن تک پہنچا تو اکرم حسب معمول مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ اسے مجھے دیکھتے ہی کہا، آج بڑے تھکے تھکے لگ رہے ہو، کیا بھابھی نے پھر ڈانٹ دیا؟ میں ہنس تو دیا، مگر اسے فوراً میرا چہرہ دیکھ کے کہا، مذاق چھوڑو، سب خیریت تو ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا، گھر والوں کو وقت نہیں دے پا رہا، شاید اسی بات کا بوجھ ہے۔ اکرم نے دھیرے سے کہا، نوکری ضروری ہے مگر گھر بھی ضروری ہے۔ یہ بات اس سے پہلی بار اتنی سنجیدگی سے کہی تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی تو ہمیشہ کی طرح ہر اسٹیشن پہ چہروں کا ہجوم بدلتا رہا۔ کوئی اپنی ماں کو رخصت کرتے ہوئے رو رہا تھا، کوئی برسوں بعد واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا، ایک نوجوان اپنی جیب میں بار بار انٹرویو کا خط دیکھ رہا تھا، شاید اسے اپنی قسمت بدلنے کی امید تھی۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے سہارے بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اکرم نے جلدی سے جا کے اس کا سامان اٹھایا اور اسے سیٹ تک پہنچا دیا۔ میں یہ سب اسکرین میں دیکھ کے مسکرا دیا، کیونکہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہی اس لمبے سفر کو انسانیت سے بھر دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک ڈبے سے گھبراہٹ بھری آوازیں آنے لگیں۔ اکرم دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو معلوم ہوا وہاں بوڑھی عورت جسے ابھی سیٹ پہ بٹھایا گیا تھا اچانک چکر کھا کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ چند مسافر گھبرا گئے، کوئی پانی مانگ رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کو آواز دے رہا تھا جو شاید وہیں موجود تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر اسکرین میں سب دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے وہ خاموش آدمی اپنی سیٹ سے اٹھا، اسے بغیر ایک لفظ بولے اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی، عورت کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر ایک نوجوان سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ یہ اس کے سفر کا پہلا لفظ تھا جو شاید شدید ترین ضرورت کے تحت اس کے منہ سے نکلا تھا۔ چند لمحے بعد عورت نے آنکھیں کھول دیں، اس کا بیٹا بار بار اس آدمی کا شکریہ ادا کرنے لگا، مگر حسب معمول اسے کوئی جواب نہ دیا، صرف ہلکا سا سر جھکایا اور واپس اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، جیسے اس نے کوئی خاص کام کیا ہی نہ ہو۔ میں اسے دیکھتا رہا، اب میری حیرت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ آدمی نہ شہرت چاہتا تھا، نہ تعریف، نہ کسی سے بات کرتا تھا، مگر جہاں کسی کو ضرورت ہوتی وہ خاموشی سے مدد کر دیتا۔ اکرم واپس آیا تو اس نے آہستہ سے کہا، عجیب انسان ہے، اگر چاہے تو پورا ڈبہ اس کی تعریف کرے مگر اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، شاید کچھ لوگ دوسروں کی دعاؤں سے خوش ہو جاتے ہیں، تعریفوں سے نہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں سوال پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو چکا تھا، آخر اتنا نرم دل انسان ہر شام اس سنسان آخری سٹاپ پہ جا کے کیا کرتا ہے؟ سفر آگے بڑھتا رہا، شام آہستہ آہستہ اپنے سائے پھیلانے لگی، سورج کی آخری کرنیں کھیتوں پر بکھر رہی تھیں اور ٹرین مسلسل اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آئینے میں دیکھا تو وہ خاموش آدمی کھڑکی سے باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، جیسے وہ ہر غروب ہوتے دن کے ساتھ کوئی پرانی یاد دوبارہ جیتا ہو۔ میں چاہتا تھا اس کے پاس جا کے صرف ایک سوال پوچھوں، مگر ڈیوٹی نے مجھے انجن سے بندھا ہوا تھا۔ آخرکار ٹرین آخری سٹاپ پہ پہنچ گئی، مسافر ایک ایک کر کے اترنے لگے، معمول کی طرح کچھ ہی دیر میں پلیٹ فارم تقریباً خالی ہو گیا۔ وہ خاموش آدمی بھی ہمیشہ کی طرح نیچے اترا، اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اسی اندھیرے راستے کی طرف چل پڑا جہاں ہر روز غائب ہوتا تھا۔ اس بار نہ جانے کیوں میرے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ پیچھے سے اکرم نے آواز دی، ارے کہاں جا رہے ہو؟ اسٹیشن ماسٹر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، کاغذات پہ دستخط کرنے ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مجبوراً واپس مڑ گیا، لیکن میری نظریں اس وقت تک اسی آدمی پہ جمی رہیں۔
जब तक वो अंधेरे में ओझल न हो गया। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा मेरी बेटी ने नहीं बल्कि मेरी बीवी ने खोला। घर के अंदर गैर मामूली खामोशी थी। मैंने इधर उधर देखा तो बेटी सोफे पर बैठी अपने सामने रखा हुआ छोटा सा बैग देख रही थी, जिसमें शायद वो सुबह से बाजार जाने की तैयारी करके बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा ज़रूर, मगर इस बार दौड़ के मेरे गले नहीं लगी। मैं आहिस्ता से उसके पास बैठ गया और कहा, बेटा नाराज़ हो? उसे धीरे से सर हिलाया और बोली, बाबा आप हर बात कहते हैं जल्दी आऊँगा, मगर आप कभी नहीं आते। उसकी ये छोटी सी बात मेरे दिल में किसी तीर की तरह उतर गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो रात भर की बेचैनी अब भी मेरे दिल में मौजूद थी। मैंने कपड़े बदले तो मेरी नज़र मेज़ पे रखे उस छोटे से बैग पे पड़ी, जिसे मेरी बेटी गुज़श्ता शाम बाजार जाने की उम्मीद में तैयार करके बैठी थी। वो अभी तक वैसे ही रखा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। मैंने आहिस्ता से बैग उठाया और उसके अंदर झांका तो एक छोटी सी पानी की बोतल, चंद बिस्किट और उसकी पसंदीदा गुड़िया रखी हुई थी। मेरी आंखों के सामने उसकी मासूम सूरत घूम गई। मैंने बैग वापस रखा और उसके कमरे में गया। वो अभी सो रही थी। मैंने उसके माथे पे बोसा दिया तो वो, जो शायद जाग रही थी, धीरे से बोली, बाबा आज फिर देर न करना। मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि आज चाहे कुछ भी हो बच्चों को मायूस नहीं करूंगा, मगर किस्मत शायद मेरे लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। घर से निकलते वक्त मेरी बीवी दरवाजे तक आई। उसे पहली बार किसी शिकायत के बगैर सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना। फिर चंद लम्हे खामोश रह के बोली, तुम हर रोज़ दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हो, मगर कभी ये भी सोचा है कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते कितने थक जाते हैं? उसके अल्फाज पूरे रास्ते मेरे जहन में गूंजते रहे और मैं खामोशी से स्टेशन पहुंच गया। अब फिर ये दिन भी हमेशा की तरह गुजर गया। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। एक दिन शाम के वक्त ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर चंद मिनट के लिए रुकी। वहाँ एक गरीब लड़का पानी की बोतलें बेच रहा था। अचानक उसका पाँव फिसला और उसकी सारी बोतलें प्लेटफॉर्म पे बिखर गईं। कई लोग बगैर देखे उन पर से गुजर गए, मगर वो खामोश आदमी फौरन नीचे उतरा। उसे खामोशी से एक एक बोतल उठा के लड़के के क्रेट में रखी, फिर जेब से कुछ पैसे निकाल के उसके हाथ पे रख दिए। लड़का हैरत से उसे देखता रह गया। शायद वो शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर ट्रेन के चलने की सीटी बज गई और वो आदमी बगैर पीछे देखे किसी मशीन की तरह दोबारा अपनी सीट पे आके बैठ गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब मेरे दिल में उसके लिए खौफ कम और एहतराम ज़्यादा पैदा होने लगा था, मगर तजस्सुस भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। आखिर एक ऐसा इंसान जो हर किसी का दर्द महसूस करता है, वो अपनी ज़िंदगी को इस सुनसान आखिरी स्टॉप से क्यों बांधे हुए है? आखिर वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे हर रोज़ यहाँ खींच लाती है? सूरज गरूब होने लगा था और फिर वापसी के सफ़र में मेरी खामोशी देख के अकरम ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस है तो एक दिन उसके पीछे चले जाना, शायद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाए। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। ना जाने क्यों मेरे दिल ने यही कहा कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो शायद ये राज हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। रात गए जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बेटी जाग रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और बगैर कुछ कहे मेरे हाथ से टिफ़िन ले लिया, फिर खामोशी से अंदर चली गई। उसकी ये खामोशी मेरे लिए किसी भी शिकायत से ज़्यादा तकलीफ दे थी। मेरी बीवी ने खाना गर्म करते हुए आहिस्ता से कहा, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वक्त एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। मैंने पहली बार उसकी बात का कोई जवाब न दिया, क्योंकि मेरे सामने दो खामोश चेहरे थे। एक मेरे घर में मेरा इंतज़ार करता था और दूसरा हर रात उस सुनसान आखिरी स्टॉप पर मेरी सोचों को अपने साथ ले जाता था, और मैं उन दोनों की खामोशी का मतलब समझने से अभी भी बहुत दूर था। सुबह आँख खुली तो कई दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म से ज़्यादा मेरा ज़हन थका हुआ है। मैं बिस्तर से उठा तो मेरी बेटी पहले ही स्कूल की वर्दी पहन के तैयार बैठी थी। मुझे देखते ही दौड़ कर मेरे पास आई और मेरे हाथ में रंग बिरंगा एक कार्ड थमा दिया। उसने बड़े फ़ख्र से कहा, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एक फ़ंक्शन है, मैंने ड्रामे में हिस्सा लिया है, आप आएंगे ना? इस बार आपने वादा नहीं तोड़ना। मैंने कार्ड खोल के देखा, उस पर मेरे नाम के साथ बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में मेहमान खसूसी बाबा लिखा था। मेरी आंखों के सामने बेटी की खुशी नाच रही थी। मैंने फ़ौरन उससे वादा किया, चाहे कुछ भी हो इस बार मैं ज़रूर आऊँगा। वो खुशी से तालियां बजाती हुई अपनी माँ के पास भाग गई। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा, मगर उसके आंखों में वो खुशी से ज़्यादा फिक्र थी। वो आहिस्ता से बोली, वादा सोच समझ के किया करो, बच्चे वादे नहीं भूलते। मैंने मुस्कुरा के कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर ना जाने क्यों दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर पहले ही बैठ चुका था।
उस दिन पूरा सफ़र मामूल के मुताबिक गुजरा, मगर मेरा जहन बार बार उसी तकरीब की तरफ जाता रहा। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर इस बार भी मैं न पहुंच सका तो शायद मेरी बेटी के दिल में हमेशा के लिए खला रह जाएगा। शाम को ड्यूटी ख़त्म हुई तो मैं गैर मामूली खुशी के साथ घर लौटा। कई दिन बाद बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया। बेटी बार बार अपने स्कूल के फंक्शन की प्रैक्टिस करके दिखाती रही। कभी मुकालमे बोलती, कभी गाना गुनगुनाती और हर बार मुझसे पूछती, बाबा मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मैं हर बार हंस के कहता, मेरी बेटी सबसे अच्छी लग रही है। उस रात बहुत दिनों बाद मेरे घर में हंसी की आवाज़ें गूंज रही थीं। मगर खुशी के वो चंद लम्हे ज़्यादा देर कायम न रह सके। तकरीब वाले दिन सुबह ही सुबह मेरे मोबाइल की घंटी बजी। रेलवे दफ्तर से इतला मिली कि एक ड्राइवर अचानक कहीं चला गया है और आज की आखिरी ड्यूटी मुझे करनी होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और को भेज दिया जाए, मगर जवाब मिला, आज कोई और मौजूद नहीं। मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर मेरी नज़र अपनी बेटी पे पड़ी, जो नए कपड़े पहन के आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे अभी तक खबर नहीं थी कि मैं वादा फिर से टूट तोड़ने वाला हूँ। मैंने हिम्मत करके उसे आवाज़ दी। वो दौड़ती हुई आई और खुशी से बोली, बाबा चलें, देर हो जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा आज मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथ पे पकड़ा हुआ वो कार्ड मेज पे रखा और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसे सिर्फ इतना कहा, मैंने पहले ही कहा था, वादे सोच समझ के किया करो। मैं बोझल कदमों से स्टेशन पहुंचा। आज पहली बार ट्रेन में बैठ के भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। अकरम ने मेरी हालत देखी तो फौरन पूछा, क्या बात है? मैंने सारी बात उसे बता दी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, नौकरी ज़रूरी है, मगर कभी कभी हम रोज़ी कमाने में उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके लिए रोज़ी कमा रहे होते हैं। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं उतर गई, मगर अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। ट्रेन अपने सफ़र पर रवाना हुई। आज मुसाफिरों की तादाद कम थी, मौसम भी गैर मामूली तौर पे खामोश था, जैसे पूरा दिन किसी उदासी में डूबा हुआ हो। मेरी नज़रें हस्बे मामूल उस खामोश आदमी को तलाश करने लगीं। वो आज भी अपनी जगह बैठा था, मगर आज उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा थकन दिखाई दे रही थी। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ उसके सामने वाली सीट पे बैठा था। बच्चा बार बार हंस के उसकी तरफ देखता, मगर वो आदमी सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देखकर दोबारा खिड़की के बाहर देखने लगता। उसके आंखों में नमी से महसूस होती थी, मगर वो हर बार चेहरा दूसरी तरफ कर लेता, जैसे किसी को अपना दुख दिखाना नहीं चाहता। रास्ते में एक स्टेशन पे चंद मिनट का स्टे हुआ तो मैं पानी लेने नीचे उतरा। वापस आया तो देखा वही बच्चा अपने बाप की उंगली छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ट्रेन चलने ही वाली थी कि खामोश आदमी ने फौरन आगे बढ़ के बच्चे को पकड़ लिया और आहिस्तगी से उसके बाप के हवाले कर दिया। रात गए जब मैं ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आया तो मेरी बेटी अपने कमरे में सो चुकी थी। उसके तकिए के पास एक छोटा सा मेडल रखा था, शायद उसे तकरीब में मिला था। मैंने वो मेडल हाथ में उठाया तो उसके नीचे एक तस्वीर रखी थी जिसमें तमाम बच्चों के साथ उनके वालिदैन खड़े थे। सिर्फ मेरी बेटी अकेली खड़ी थी। मेरे हाथ काम गए। मैंने आहिस्ता से तस्वीर वापस रख दी। पीछे से मेरी बीवी की आवाज़ आई, उसने आज सारा वक्त तुम्हें ढूंढा। हर बार दरवाजे की तरफ देखती रही। फिर आखिर में उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि शायद मेरे बाबा वाकई बहुत मसरूफ़ हैं। मैंने कोई जवाब न दिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। उस रात मैं देर तक जागता रहा। एक तरफ अपनी बेटी की अकेली तस्वीर थी और दूसरी तरफ मेरे जहन में वो खामोश मुसाफिर था जो हर रोज़ किसी अनजानी वजह से उसी सुनसान रास्ते की तरफ चला जाता था। मुझे महसूस होने लगा था कि उस आदमी की खामोशी और मेरी खामोशी शायद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होने के बावजूद किसी न किसी मकाम पर मिलती ज़रूर है, मगर वो मकाम अभी भी मेरी समझ से बहुत दूर था। अगले चंद दिन मेरी ज़िंदगी पहले जैसी रही, मगर मेरे अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। घर में दाखिल होता तो मेरी बेटी पहले की तरह दौड़ के मेरे गले नहीं लगती थी। वो अब खामोशी से अपना होमवर्क करती रहती और कभी कभार चोरी छुपे मेरी तरफ देख लेती। मेरी बीवी भी अब शिकायत कम करती थी। शायद उसे समझ लिया था कि बार बार एक ही बात कहने से कुछ बदलने वाला नहीं, मगर उसकी यही खामोशी मुझे पहले से ज़्यादा बेचैन करने लगी, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी होती है। उस दिन मैं मामूल से कुछ पहले स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चंद मुसाफिर बेंचों पे बैठे अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अकरम ने मुझे देखते ही कहा, आज कल तुम ना हंसते हो ना मजाक करते हो, आखिर बात क्या है?
मैंने मुस्कुरा के टालने की कोशिश की, मगर वो बोला, मैं बरसों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा चेहरा पढ़ना जानता हूँ। तुम्हारे दिल में या तो घर की फिक्र है या फिर उस खामोश आदमी की। मैंने लंबी सांस ली और पहली बार मान लिया कि शायद दोनों बातें सच हैं। ट्रेन रवाना हुई तो सफ़र हमेशा की तरह शुरू हो गया। रास्ते में एक नौजवान बड़ी घबराहट में अपनी सीट तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। पूरे डिब्बे में हलचल मच गई। हर कोई अपनी अपनी जगह देखने लगा। नौजवान के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उसके तमाम कागजात और रकम उसी पर्स में थी। चंद मिनट बाद भी जब वो पर्स ना मिला तो आदमी ने खामोशी इख्तियार कर ली। आज भी शाम ढलते ढलते आखिरी स्टॉप करीब आ गया। ट्रेन रुकी तो हमेशा की तरह वो खामोश आदमी नीचे उतरा। उसे एक लम्हे के लिए इधर-उधर देखा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसी अंधेरे रास्ते की तरफ चल पड़ा। मैं खिड़की से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया। इस बार ना जाने क्यों मेरे दिल ने साफ कह दिया था कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर मैंने आज भी खुद को रोके रखा तो शायद ज़िंदगी भर इस राज के साथ ही जीता रहूँगा। उस रात घर पहुँच के मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। अगली शाम मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं उस खामोश आदमी का पीछा ज़रूर करूँगा। पूरे सफ़र के दौरान मेरी नज़रें बार-बार उसकी तरफ उठती रहीं, मगर वो हमेशा की तरह खामोश बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। ना उसके चेहरे पर कोई घबराहट थी, ना किसी किस्म की जल्दी, जैसे उसे यकीन हो कि आज भी कोई उसके रास्ते में नहीं आएगा। दूसरी तरफ मेरा दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार मैं अपनी ड्यूटी से हट के किसी ऐसे रास्ते पर कदम रखने वाला था जिसका अंजाम मुझे खुद भी मालूम नहीं था। आखिरकार ट्रेन आखिरी स्टॉप पे पहुंच गई। मामूल के मुताबिक मुसाफिर एक एक करके उतरते गए। प्लेटफॉर्म चंद ही लम्हों में खाली हो गया। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरी कागजात मुकम्मल किया और अकरम से सिर्फ इतना कहा, तुम चंद मिनट मेरा इंतज़ार करना। अगर मैं देर करूं तो समझ लेना मुझे एक ज़रूरी काम था। अकरम ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, मगर कुछ न बोला। शायद वो मेरे इरादे को समझ चुका था। वो खामोश आदमी हस्बे मामूल प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने की तरफ बढ़ा और फिर सुनसान रास्ते पे चलने लगा। मैं मुनासिब फासले से उसके पीछे चलता रहा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। दूर-दूर तक ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न किसी घर की रोशनी। सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो खुश्क घास को हिलाती हुई गुज़र रही थी। कभी मेरे कदमों के नीचे टूटे हुए पत्थर चरचराते तो मैं फ़ौरन रुक जाता, ताकि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ना हो। कुछ दूर जाके पटरी ख़त्म हो गई और एक तंग सी कच्ची पगडंडी शुरू हो गई। वो आदमी बगैर रुके उसी रास्ते पे चलता रहा। मैं भी हिम्मत जमा करके उसके पीछे बढ़ता गया। अब मेरे दिल में तरह-तरह के ख़्याल आ रहे थे। कहीं कोई ख़तरनाक आदमी तो नहीं? कहीं ये किसी गैर कानूनी काम में तो मुलविस नहीं? अगर इसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? मगर इतना दूर आने के बाद वापस लौटने का हौसला भी मेरे अंदर नहीं बचा था। चंद मिनट बाद वो एक सुनसान जगह जाके रुक गया। वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ थीं और ज़मीन पे पत्थर बिखरे हुए थे। मैं एक दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा उसकी आवाज़ कहीं उसे सुनाई न दे जाए। वह आदमी खामोशी से आगे बढ़ा और फिर अचानक घुटनों के बल बैठ गया। मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस अंधेरे में क्या कर रहा है। मैंने चंद लम्हे और इंतज़ार किया, फिर दिल मजबूत करके आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। अब मेरे और उसके दरमियान सिर्फ चंद कदमों का फासला रह गया था। मुझे यकीन था कि अगले ही लम्हे हफ्तों से मेरे जहन में घूमने वाला ये राज हमेशा के लिए मेरे सामने आने वाला है। मेरे और उस खामोश आदमी के दरमियान अब सिर्फ चंद कदमों का फासला रह गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में कहा, आखिर तुम हर रोज इस सुनसान जगह पे क्या करने आते हो? मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। पहले मुझे लगा शायद तुम कोई मुजरिम हो या किसी गैर कानूनी काम में मुलविस हो। आज मैं सच जाने बगैर वापस नहीं जाऊँगा। मेरी आवाज़ सुन के वो आहिस्ता-आहिस्ता खड़ा हुआ। उसे पहली बार पूरी तरह मेरी तरफ देखा। उसकी आँखों में ना गुस्सा था, ना खौफ, सिर्फ़ बरसों की थकन और बेशुमार उदास रातें थीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की-सी मुस्कुराहट उसके होठों पे आ गई। उसे धीमी आवाज़ में कहा, तुम आखिर आ ही गए। मुझे मालूम था एक ना एक दिन तुम ज़रूर मेरे पीछे आओगे, क्योंकि इंसान जिस बात को समझ नहीं पाता उसका जवाब ज़रूर ढूँढता है। मैंने सख्त लहजे में दोबारा पूछा, मगर यहाँ आखिर है क्या? तुम हर रोज़ यहाँ क्यों आते हो? उसे मेरी बात का कोई जवाब न दिया, बल्कि आहिस्ता से एक तरफ हट गया। अब पहली बार मेरी नज़र उस जगह पड़ी जहाँ वो बैठा हुआ था। वहाँ ज़मीन पे एक पुराना सा छोटा पत्थर रखा था, जिस पे वक़्त की गिर्द जमी हुई थी। उसके आस-पास जंगली घास उग गई थी और चंद सूखे हुए फूल बिखरे पड़े थे, जिन्हें शायद कई दिन पहले कोई रख गया था। वो आदमी पत्थर के करीब बैठ गया और आसमान की तरफ देख के लंबी साँस ली।
پھر بولا کئی سال پہلے اسی پٹری پہ خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ اس رات بھی آسمان پہ ایسی ہی خاموشی تھی اور لوگ اپنی اپنی منزلوں تک پہنچنے کی جلدی میں تھے، مگر منزل کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس حادثے میں بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان میں میری بیوی بھی تھی اور میری 5 سال کی بیٹی بھی۔ اس کی آواز کانپنے لگی مگر وہ بولتا رہا۔ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر میں بھی اس سفر میں ہوتا تو شاید آج یہ درد بھی نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں انسان وقت کے ساتھ سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ہر صبح نئے ہو جاتے ہیں۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ بہت سے لوگوں کی لاشیں مکمل حالت میں بھی نہ مل سکیں۔ میری بیوی اور میری بیٹی بھی انہی میں شامل تھیں۔ بعد میں جو باقیات ملی، لوگوں نے انہیں یہیں اکٹھا دفنا دیا، کیونکہ پہچان ممکن نہیں رہی تھی۔ تب سے میری دنیا یہی جگہ بن گئی۔ میں خاموش کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ میری زبان جیسے سانس چھوڑ چکی تھی۔ وہ دوبارہ بولا، تم نے شاید غور کیا ہوگا، میں ٹرین میں بچوں کو کبھی ڈانٹتا نہیں۔ ہر بار کسی بچے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی یاد آتی ہے۔ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے تو مجھے اپنی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ جب کوئی بچہ ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چند لمحوں کے لیے میری بیٹی واپس آ گئی ہو۔ اسی لیے میں خاموشی سے ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ شاید دل کو یہ تسلی مل جاتی ہے کہ میں کسی اور کی خوشی بچا سکا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پتھر کو چھوا اور کہا، میں یہاں ہر روز آتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ آج بھی میں زندہ ہوں، مگر صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا۔ زندگی تو وہ تھی جو ان دونوں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کہتے اسے فاتحہ پڑھی۔ میں بھی بے اختیار اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس لمحے میرے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ آ گیا۔ وہ کاغذ کا جہاز یاد آ گیا جو وہ میری جیب میں رکھ دیتی تھی۔ اسکول کی تقریب یاد آ گئی جہاں وہ اکیلی کھڑی تھی۔ میری بیوی کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ ہمیں تمہاری کمائی سے زیادہ تمہارا وقت چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی ہر روز یہاں اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کے پاس اب صرف یادیں رہ گئی ہیں، اور میں کیسا انسان ہوں جس کے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان کی ہنسی بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے، پھر بھی میں انہیں وقت نہیں دے پا رہا۔ اگر آج میں نہ بدلا تو میرے بچے بھی صرف میری تصویر دیکھ کے بڑے ہوں گے اور میں ساری زندگی صرف پچھتاوا ہی جمع کرتا رہوں گا۔ میں نے اس آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا مگر میرے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے لوگوں کی قدر اس وقت کرنا جب وہ تمہارے ساتھ ہوں۔ قبروں پہ جا کے محبت کا اظہار کرنے سے بہتر ہے زندہ لوگوں کے ساتھ چند لمحے ہنس لیا جائے۔ اس رات جب میں گھر پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی، مگر اس بار میں سیدھا اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ میری بیٹی حسب معمول صوفے پہ ہی سو گئی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بہت دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ میری بیوی حیران ہو کے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے پہلی بار اس سے کہا، تم ٹھیک کہتی تھیں، میں روز دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچاتا رہا مگر اپنے ہی گھر کا راستہ بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اگلے ہی دن میں نے ریلوے دفتر جا کے درخواست دے دی کہ میں یہ ڈیوٹی مزید جاری نہیں رکھ سکتا۔ میرے افسر نے بہت سمجھایا کہ اتنے برس کی نوکری چھوڑنا آسان فیصلہ نہیں، مگر میں مسکرا کے صرف اتنا کہہ سکا، کچھ فیصلے عقل سے نہیں دل سے کیے جاتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا جس میں آمدنی شاید پہلے سے کم تھی، مگر شام ہوتے ہی میں اپنے گھر پہنچ جاتا۔ اب ہر شام میری بیٹی اور بیٹا دروازے پہ میرا انتظار کرتے تھے، مگر اس انتظار کے بعد انہیں مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، بازار جاتے، پارک میں گھومتے۔ میری بیوی کے چہرے پہ بھی برسوں بعد وہ سکون واپس آ گیا جو شاید میری مصروف زندگی کہیں چھین لے گئی تھی۔ کبھی کبھی جب کسی دور سے گزرتی ہوئی ٹرین کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو مجھے وہ خاموش مسافر ضرور یاد آ جاتا۔ میں دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتا اور سوچتا، شاید اس نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی تھی بلکہ اپنی خاموش زندگی سے وہ سبق دے دیا تھا جو ہزار لفظ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو ہر شام تمہارا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد انسان پیسہ تو دوبارہ کما لیتا ہے، اگر اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے والے لمحے کبھی واپس نہیں خرید سکتا، اور بعض اوقات ایک لمحے کی غفلت انسان کو ساری زندگی صرف یادوں کے سہارے جینے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اپنے اپنوں کی قدر ان کے زندہ ہوتے ہوئے کر لو، کیونکہ جب وہ صرف یاد بن جائیں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔